दोस्तों, जरा सोचिए, आपने किसी वजह से अपने दोस्त या रिश्तेदार के पास 1 लाख रुपए रख दिए और कहा कि मेरे पास लॉकर नहीं है, इसलिए ये मेरे पैसे संभाल के रखना, जब मुझे जरूरत होगी मैं ले लूंगा। 2 साल बाद आप अपना पैसा मांगते हैं तो वो कहता है कि उसने तो वो पैसा इंटरेस्ट पर दे दिया है। जब आप उससे कहते हैं कि वो इंटरेस्ट के साथ मेरा पैसा दे दे, तो वो आपको कहता है कि इंटरेस्ट तो उसने आगे अपने एक कस्टमर को दे दिया है और उसको रेगुलरली देता रहता है इंटरेस्ट, और उसको अपनी दुकान से उस इंटरेस्ट के बराबर चावल बेच देता है। पर कहता है कि आपका मूल पैसा सुरक्षित है और उसे वो 3 साल बाद वापस कर देगा। इसी को तो अमानत में ख्यानत कहते हैं। आप जरूर एग्री कर रहे होंगे। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है यूरोपियन यूनियन, रशिया और यूक्रेन की अमानत में खयानत करने वाली कहानी। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ग्लोबल पॉलिटिक्स प्लस मनी प्लस वार प्लस यूरोप की सिक्योरिटी, इन सबका जबरदस्त मिक्सचर है। अगर आप यूक्रेन रशिया वार, यूरोप इंटरनेशनल फाइनेंस, या फिर ये समझना चाहते हैं कि बड़ी पावर्स पैसा कैसे यूज करती हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका अपनी ही इस चैनल पर स्वागत है। आशा है कि आपका दिन बढ़िया चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, आज की ये अमानत में खयानत की कहानी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जो सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे कानून, डर, राजनीति और भविष्य की ग्लोबल इकोनॉमी सब कुछ छुपा है। वीडियो के कोर सवाल क्या है? ये है, ईयू ने रशिया के फ्रोजन असेट्स को सीधे कॉन्फिस्केट क्यों नहीं किया? 105 बिलियन डॉलर जैसा बड़ा सीजर क्यों शेल्व कर दिया? और सिर्फ इंटरेस्ट यानी ब्याज ही यूक्रेन को क्यों दिया जा रहा है? चलो एक एक लेयर को खोलते हैं। पहले बैकग्राउंड समझते हैं रशिया यूक्रेन वार और फ्रोजन मनी के बारे में। दोस्तों, जब 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो वेस्टर्न कंट्रीज यानी ईयू, यूएसए, यूके, कनाडा सबने मिलकर रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। इन सैंक्शंस का एक बड़ा हथियार था रशिया के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को फ्रीज कर देना। दोस्तों, फॉरेन रिजर्व्स क्या होते हैं? सीधे शब्दों में ये किसी देश की सेविंग अकाउंट होती है। डॉलर, यूरो, गोल्ड, बॉन्ड्स सब इसमें आते हैं। क्राइसिस के टाइम देश इसी पैसे से इकोनॉमी बचाता है। तो कितना पैसा फ्रीज हुआ? अब ध्यान दीजिए, यह नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 210 बिलियन यूरो यानी लगभग 230 बिलियन डॉलर्स जब्त किया गया। यह रशिया के स्टेट रिजर्व्स हैं और ये ज्यादातर यूरोप में फंसे हुए हैं। यह पैसा रखा कहां है? यह पैसा यूरोक्लियर, बेल्जियम में। दोस्तों, यूरोक्लियर एक फाइनेंशियल प्लम्बिंग सिस्टम है, दुनिया के सबसे बड़े सिक्योरिटी सेटलमेंट सिस्टम्स में से एक। यानी पैसा फिजिकली कहीं सूटकेस में नहीं पड़ा, सब डिजिटल बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, अकाउंट्स में लॉक्ड है। वेस्ट का ओरिजिनल आइडिया था कि पूरा पैसा छीन लो। शुरुआत में स्पेशली यूक्रेन और कुछ वेस्टर्न पॉलिटिशियंस बोले, रशिया ने वार शुरू की है, डैमेज यूक्रेन को हुआ है, तो रशिया का पैसा ले लो और यूक्रेन को दे दो। बात सीधी थी, रशिया गिल्टी है, यूक्रेन विक्टिम है, पैसे से रीबिल्डिंग हो सकती है यूक्रेन में। प्रोपोज्ड सीजर था लगभग 105 बिलियन डॉलर्स या शायद उससे भी ज्यादा। प्रिंसिपल अमाउंट कॉन्फिस्केट कर लो, इसको जब्त कर लो। लेकिन ईयू ने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक क्यों लगाया? यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग बनती है। ईयू ने कहा, रुको, इतना सिंपल नहीं है। सिंपल क्यों नहीं है? अब चलिए 3 बड़े कारण से समझते हैं। पहला कारण, इसमें लीगल रिस्क है। कानून की सबसे बड़ी दीवार बीच में थी। दोस्तों, यूरोप खुद को रूल ऑफ लॉ का चैंपियन मानता है। सवाल यह था, क्या किसी देश की स्टेट प्रॉपर्टी को बिना कोर्ट जजमेंट हमेशा के लिए छीना जा सकता है? इंटरनेशनल लॉ कहता है कि असेट्स फ्रीज करना अलाउड है, लेकिन कॉन्फिस्केट करना यह बहुत रिस्की है। अगर ईयू ऐसा करता
तो रशिया इंटरनेशनल कोर्ट्स में चला जाता, आर्बिट्रेशन क्लेम्स करता और डिकेड्स तक ये केस चलते रहते। और वह सिनेरियो देखे तो ईयू को फ्यूचर में कॉम्पेंसेशन देना पड़ सकता था। चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। मान लीजिए आपके ऊपर एलिगेशन है, कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, लेकिन आपकी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी गई। यही आर्ग्यूमेंट रशिया इंटरनेशनल कोर्ट में यूज करता। दूसरा कारण, पॉलिटिकल डिवीजन। ईयू अंदर से टूट सकता था। ईयू कोई एक देश नहीं है, 27 मेंबर देशों का ये एक गठबंधन है, लेकिन सबके इंटरेस्ट अलग हैं। कुछ कंट्रीज क्या चाहती थी कि रशिया को पनिश करो, पैसा छीन लो, लेकिन कुछ कंट्रीज डर रही थी, आज रशिया का पैसा छीना, कल हमारा पैसा भी अनसेफ हो सकता है। जैसे कि कंट्रीज जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर नर्वस थी। अगर ईयू इंटरनली डिवाइड होता, यूक्रेन सपोर्ट कमजोर पड़ जाता, रशिया को इससे फायदा मिलता। तीसरा रीजन, फाइनेंशियल सिस्टम का डर। यह सबसे बड़ा खतरा था। अब सबसे सीरियस पॉइंट देखते हैं कि ईयू का डर क्या था। अगर हमने रशिया का पैसा परमानेंटली छीन लिया तो चाइना, सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन स्टेट्स सब सोचते अगर कल ईयू से पॉलिटिकल फाइट हमारी हुई तो क्या हमारा पैसा भी सेफ रहेगा। रिजल्ट क्या था, कंट्रीज अपने रिजर्व्स, डॉलर, यूरो, इसको निकालने लगते, अल्टरनेट सिस्टम ढूंढने लगते। इंपैक्ट इसका था कि यूरो कमजोर हो जाता, यूरोपियन बैंक्स अनस्टेबल हो जाते, लॉन्ग टर्म ग्लोबल ट्रस्ट टूटता। यानी शॉर्ट टर्म यूक्रेन हेल्प, इसके ऊपर लॉन्ग टर्म यूरोप को सेल्फ डैमेज होता। ईयू ने सोचा एक मिडिल पाथ सोल्यूशन करते हैं और डिसीजन लिया। ईयू ने कहा प्रिंसिपल को मत छुओ, लेकिन उससे होने वाली कमाई यूज करो। दोस्तों, इंटरेस्ट मॉडल क्या है, ध्यान से समझिए। 210 बिलियन यूरो प्रिंसिपल था। यह पैसा रशिया का ही रहेगा, लेकिन यह पैसा इन्वेस्टेड है, उससे हर साल इंटरेस्ट और प्रॉफिट जनरेट होता है। यह इंटरेस्ट कुछ बिलियन यूरोस हर साल का इकट्ठा होता है। लीगली लेस रिस्की ये होगा, पूरा छीनने से बेहतर यही रहेगा। मॉरली डिफेंसिबल होगा, क्योंकि कल रशिया अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाता है तो मॉरली एंड कानूनी तौर पे ये डिफेंसिबल रहेगा। तो कितना पैसा मिलेगा? मीडिया में आप सुनते हैं 25 बिलियन यूएस डॉलर ये मिलेंगे। इसका मतलब एक साथ नहीं, ओवर टाइम ब्याज जो कलेक्ट करके 25 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। यूक्रेन को यह पैसा कैसे मिलेगा? ईयू ने दूसरा स्टेप भी लिया, जॉइंट ईयू लोन। मतलब ईयू कलेक्टिविटी मार्केट से लोन लेगा, यूक्रेन को देगा, इंटरेस्ट इनकम से लोन रीपे होगा। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी। इमीडिएट कैश यूक्रेन को, लीगल सेफ्टी ईयू को, प्रिंसिपल फ्यूचर लीवरेज बना रहेगा। रशियन प्रिंसिपल क्यों फ्रीज ही रहेगा? ईयू ने साफ कहा जब तक वार खत्म नहीं होगी या रशिया रिपैट्रिएशन नहीं करेगा तो यह पैसा फ्रोजन रहेगा। कॉन्फिस्केशन नहीं, ट्रांसफर नहीं, ओनरशिप रशिया की ही होगी। रशिया की रिएक्शन, रशिया नेचुरली गुस्से में है। उनका कहना है इंटरेस्ट भी तो एक किस्म की चोरी है कि आप हमारे पैसे का जो इंटरेस्ट मिले उसको आप यूज कर लो और इसको चोरी कहा जाएगा। ईयू जो है वो रिटेलिएशन झेलेगा, लेकिन ईयू का जवाब था कि एसेट्स कॉन्फिस्केट नहीं किए, प्रॉफिट्स यूज किए, और वो भी विद इन लीगल ग्रे जोन में। ग्लोबल मैसेज क्या गया? ये फैसला पूरी दुनिया देख रही है। पहला मैसेज था वेस्ट एग्रेसिव है लेकिन रेकलेस नहीं है। दूसरा मैसेज रूल ऑफ लॉ अभी भी प्रायोरिटी है। तीसरा मैसेज फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी वार से भी बड़ी है। इसके डीप इंप्लीकेशंस भी होने हैं। फ्यूचर वार्स और मनी। अब थोड़ा फ्यूचर की बात करते हैं। अगर ईयू पैसा छीन लेता तो नेक्स्ट वार में कंट्रीज रिजर्व्स फॉरेन बैंक्स में नहीं रखते। रिजल्ट होता ग्लोबल फाइनेंस फ्रेगमेंटेड, डॉलर यूरो डोमिनेंस कम हो जाता। ईयू ने यह खतरा अवॉइड किया। यूक्रेन के लिए इसका मतलब फायदे उसको ये होते, रेगुलर फंडिंग होती, प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो होता रहेगा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलती रहेगी। कमियां ये होती, इमीडिएट मैसिव रिकंस्ट्रक्शन फंड नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लड़ाई के बाद जो है, युद्ध खत्म होने के बाद एक रिकंस्ट्रक्शन करनी है पूरे देश की, और वो नहीं मिलेगा उसको। और वार के बाद रीबिल्डिंग स्लो भी तो हो सकती है।
दोस्तों यहां एक बड़ा सवाल है, मॉरल जस्टिस क्या कहती है? मॉरल जस्टिस कहती है अटैकर पेज, जो भी हमला करे उसको नुकसान होना चाहिए, वो पैसा भरे। प्रैक्टिकल रियलिटी क्या कहती है? वो कहती है सिस्टम को बचाओ। ईयू ने प्रैक्टिकल साइड चुना। इसकी सिंपल समरी करें तो 210 बिलियन यूरोज रशियन असेट्स यूरोप में फ्रीज हो गए। प्रिंसिपल रशिया का ही रहेगा। इंटरेस्ट यानी प्रॉफिट्स यूक्रेन को मिलेंगे। कॉन्फिस्केशन लीगली रिस्की होगा। फाइनेंशियल सिस्टम प्रोटेक्शन इसकी प्रायोरिटी दी जाएगी। जॉइंट ईयू लोन वाया इंटरेस्ट रीपेमेंट करेंगे। आप सोच सकते हैं मैं इंडिया या जहां भी हूं मुझे क्या, लेकिन यह सोच गलत है। आप याद रखिए, आपका बैंक, आपकी करेंसी, आपकी सेविंग्स सब ग्लोबल ग्लोबल ट्रस्ट पर डिपेंड करती है। अगर इंटरनेशनल फाइनेंस टूटे तो रिजल्ट होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, करेंसी क्राइसिस हो जाएगा, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी सब पर असर पड़ेगा। ईयू का यह फैसला सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, आपके फ्यूचर फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए भी है। आखिर में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स सिंपल एक्सप्लेनेशन, ऑनेस्ट एनालिसिस पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में प्लीज बताइए क्या ईयू को पूरा पैसा कॉन्फिस्केट करना चाहिए था। आपका दिन शुभ हो, इस प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।